नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। मुंबई में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुंबई में ही 2000 बांग्लादेशियों की पहचान के लिए यह स्पेशल ड्राइव शुरू की गई है, जिसकी जानकारी खुद मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी ने दी। देखिए क्या कर रहे हैं मुंबई पुलिस के ये अधिकारी। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में जो नया अभियान शुरू किया गया है, उसके तहत आज एपीएमसी पुलिस स्टेशन की हद में ये कोम्बिंग ऑपरेशन हमने शुरू किया है। इस ऑपरेशन में एपीएमसी पुलिस स्टेशन, हमारा जोन 1, जोन 2, जोन 3 और हमारे हेडक्वार्टर है, वहां से हम लोग 20 ऑफिसर्स और 150 हमारे जो स्टाफ है, इनको लेके हम ये आज की कोम्बिंग ऑपरेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है, वो बांग्लादेशी नागरिक अगर हमको कोई मिलता है तो उसको पकड़ना है। उसके बाद में एनडीपीएस या जो हमारे जो अम्लीय पदार्थ है, उनको हमको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमारे जो आरोपी है, जो वांटेड है, जो हमको चाहिए, उनको पकड़ना है। जो हमारे इलीगल एक्टिविटीज है, उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है। हमको जितने भी जो सस्पेक्टेड प्लेसेस है, सस्पेक्टेड लोग है, सस्पेक्टेड व्हीकल्स है, उनको चेक करना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पुणे में इलेक्ट्रीशियन ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। वायरल वीडियो पर भड़के यूजर्स, सख्त एक्शन की मांग। आज मुंबई की सड़कों पर लगेगा भयंकर जाम। सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र एटीएस की हिरासत में आयान शेख ने खोला पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स का राज। जांच एजेंसियों के उड़े होश। पुणे में अल्पसंख्यक स्कूलों की जांच का आदेश। 51% छात्रों के मापदंड का पालन करना हुआ अनिवार्य। ठाणे के मोबरा में यूट्यूबर नदीम खान के घर पर फायरिंग। पुलिस पर भी चली गोलियां। एक आरोपी गिरफ्तार। खबरों में सबसे पहले बात देश के गद्दारों की। पुणे से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे शहर में तनाव पैदा कर दिया। शहर में काम करने वाले एक इलेक्ट्रीशियन, जिसकी पहचान मोहम्मद अमान मुल्ला के रूप में हुई है, वो सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और पड़ोसी देश को अपना समर्थन जताते हुए देखा गया। ये घटना तब सामने आई जब आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो के सामने आते ही लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी मोहम्मद अमान राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है और इस वीडियो ने न सिर्फ पुणे बल्कि पूरे राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कई हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने पुणे पुलिस से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। जैसे ही ये वीडियो एक्स और फेसबुक पर साझा किया गया, पुणे और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे। यूजर्स ने सीएम और गृह मंत्री को टैग करते हुए सवाल उठाया कि पुणे जैसे सुरक्षित शहर में इस तरह की मानसिकता वाले लोग कैसे सक्रिय हैं। कई यूजर्स ने इसे शांति भंग करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। लोगों का कहना है कि जिस देश का ये लोग अन्न खाते हैं, उसी के खिलाफ नारेबाजी करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो पर संज्ञान आते ही पुणे पुलिस की साइबर शाखा और स्थानीय पुलिस स्टेशन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। घटना के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस आज बड़ा मोर्चा निकाल रही है, जिसमें केंद्र किसान विरोधी और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से देश के किसानों और खेतीबाड़ी सेक्टर को राष्ट्रीय आपदा का सामना करना पड़ेगा जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। ये ट्रेड एग्रीमेंट उन किसानों के लिए एक बड़ा झटका है जो पहले से ही संकट में हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है और इस एग्रीमेंट की वजह से भारत में खेतीबाड़ी की चीजों का दाम नहीं मिलेगा, जिससे किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेंगी। बीजेपी सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए लाई गई सही रोजगार योजना मनरेगा को भी खत्म कर दिया है।
सबकाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ राज्य की बीजेपी महागठबंधन सरकार भी किसान विरोधी है और जरूरत होने पर शक्तिपीठ हाईवे प्रोजेक्ट लाकर खेती की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। किसान इस शक्तिपीठ का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस विरोध को नजरअंदाज कर रही है और अपने प्यारे कारोबारी दोस्तों के लिए शक्तिपीठ हाईवे बनाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की इस अत्याचारी, दमनकारी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ एल्गार का आह्वान किया है और 9 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के नेतृत्व में कलममुन्नी से हिंगोली तक मार्च निकाला जाएगा। यानी सड़कों पर भयंकर जाम देखने को मिल सकता है। इधर फडणवीस की पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अगर कांग्रेसियों ने ज्यादा उत्पात मचाया तो दौड़ा दौड़ा कर मारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। खबरों में आप बात करेंगे महाराष्ट्र एटीएस की। महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में आई इंजीनियरिंग छात्र अयान यूसुफ शेख ने पूछताछ के दौरान कट्टरपंथ के उस डिजिटल जाल का खुलासा किया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का छात्र अयान पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस से संबंधों के आरोप में 9 मार्च तक एटीएस की हिरासत में है। जांच में सामने आया कि अयान को एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए नफरत फैलाने वाले कंटेंट और वैचारिक हेरफेर का शिकार बनाकर गुमराह किया गया था। एटीएस के मुताबिक अयान पिछले 6 से 7 महीनों से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम चैनलों में सक्रिय था जिनमें पाकिस्तान समेत कई देशों के सदस्य शामिल थे। इन ग्रुप्स में पाकिस्तानी सदस्य फर्जी पहचान बनाकर एक्टिव थे जिनका सीधा संबंध जैश ए मोहम्मद से है। ये ग्रुप वैश्विक स्तर पर मुस्लिम समुदायों को टारगेट करते हुए दुष्प्रचार फैलाता था। अयान के पास से कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के वीडियो, आतंकवादियों के ऑडियो संदेश और कई देशों में समुदायों से उत्पीड़ित जो आपत्तिजनक वीडियो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने अयान के मामले में घृणा अपराध के माध्यम से ब्रेन वॉश का एक क्लासिकल मॉडल इसे बताया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक इस पैटर्न में धार्मिक पहचान का भावनात्मक यानी इमोशनल हेरफेर किया जाता है ताकि ऑनलाइन जुड़ाव को ऑफलाइन हिंसक कार्रवाई में बदला जा सके। ग्रुप में साझा किए गए कंटेंट में सदस्यों को उकसाने के लिए सजा और प्रतिशोध यानी बदला लेने और समुदाय की रक्षा के नाम पर हिंसा करने पर तैयार किया जाता है। अयान इन आक्रामक पोस्ट पर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देता था और जैश ए मोहम्मद को दुनिया भर के मुसलमानों का रक्षक मानता था। पूछताछ में अयान ने यह माना है कि वो धीरे धीरे ऐसे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप और चैनलों का हिस्सा बनता गया जहां हिंसा को वैचारिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश की जाती थी। उसने बताया कि कट्टरपंथी अक्सर छोटे और आसानी से समझ आने वाले टुकड़ों में भेजे जाते थे ताकि युवाओं का ध्यान खींचा जा सके। अयान ने न सिर्फ इस कंटेंट को खुद देखा बल्कि वो इसे अपने करीबी दोस्तों के साथ ग्रुप चैट में भी साझा करने लगा था। ये खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि ये दिखाता है कैसे एक पढ़ा लिखा युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्लीपर सेल या लोन वुल्फ के रूप में तैयार किया जा सकता है। अयान शेख के टेलीग्राम चैनलों की जांच में यह भी पता चला है कि कई सदस्यों ने फर्जी नामों का इस्तेमाल किया था जो वास्तव में पाकिस्तान के संगठनों के हैंडलर थे। यह हैंडलर भारत, म्यांमार, यूरोपीय देशों और अमेरिका में मुस्लिम समुदायों के उत्पीड़न को उजागर करने वाली कई वीडियो को साझा करते थे और जहर उगलते थे। एटीएस अब उन दूसरे संपर्कों की पहचान करने में जुटी है जिसने अयान से लगातार संपर्क किया था और क्या उसने किसी खास हमले या आतंकी साजिश की भी तैयारी की थी। फिलहाल एटीएस ने युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रहने और संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में कम से कम 51% छात्र संबंधित जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या नहीं, इसकी जांच करने का आदेश विभागीय शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर गणपत मौर्य ने दिया है। उन स्कूलों पर एक्शन के भी निर्देश दिए गए हैं जो इस मापदंड को पूरा नहीं कर रहे और इससे जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। पुणे में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूल चलाए जा रहे हैं और पिछले 4 से 5 सालों में कई स्कूलों ने शिक्षा के हक कानून के तहत 25% प्रवेश की शर्त से छूट पाने के लिए भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा भी हासिल किया। लेकिन वास्तविकता में जो ये छात्रों को एंट्री मिली है वो संख्या देखने पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का जो अनुपात है वो काफी कम है। गैर अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या ज्यादा पाई गई है।
शासन के मौजूदा नियमों के मुताबिक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलों में कुल छात्रों को कम से कम 51% होना बहुत जरूरी है। कई स्कूलों में इस मापदंड को पूरा नहीं किया जा रहा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के पुणे शहर अध्यक्ष धनंजय दलवी ने कहा और उन्होंने पिछले 3 सालों की प्रवेश प्रक्रिया 51% मापदंड की पूर्ति और दूसरे सरकारी नियमों के पालन की सख्त जांच की मांग की, जिसके मुताबिक शिक्षा उपनिदेशक ने जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और पुणे महापालिका के प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि शहर के सभी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूलों की जांच की जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। धनंजय दलवी ने कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल स्थापित करने का जो मकसद है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। गरीब और जरूरतमंद छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। आरटीआई के लिए 2 दिन शेष। इस बीच आरटीआई के तहत छात्र जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जारी करें। ऑनलाइन आवेदन भरने की भी जो तारीख है वो 10 मार्च निर्धारित की गई है। आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक छात्र के रहने से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्कूल के सिलेक्शन की भी उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। यानी जो मापदंड दिए गए हैं अल्पसंख्यक स्कूलों को वो उसे पूरा नहीं करें, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं एक और यूट्यूबर पर हुए अटैक के। ठाणे में पुलिस आयुक्त के अंतर्गत मुंब्रा के कोसा के अरमान कोहो में यानी सोसाइटी में शनिवार तड़के बिल्डर और यूट्यूबर नदीम खान उर्फ बाबा खान के घर और गाड़ी पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद फायरिंग करने वालों ने उनका पीछा कर पुलिस टीम पर भी 2 रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच पुलिस जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर फिल्मी स्टाइल में एक अपराधी को उन्होंने धर दबोचा, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश मुंब्रा पुलिस सरगर्मी से कर रही है। गिरफ्तार हमलावर का नाम शाहबाद उर्फ शब्बू मुन्ना शमशाद कुरैशी बताया गया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले कुरैशी के खिलाफ दिल्ली में भी कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में वो तिहाड़ जेल से रिहा हुआ है। घटना की खबर मिलते ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इसकी सही जानकारी पुलिस को दी और साथ ही साथ जो सहायक पुलिस निरीक्षक हैं तेजस सावंत उनको भी जानकारी दी, जिससे इस मामले की जांच हो। सावंत और सोनवड़ी की टीम फौरन मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि हमलावर आचार गली में एक कबाड़ खाने में छिपा है और पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने दोनों हाथों में पिस्टल ली और फिल्मी अंदाज में पुलिस पर फायरिंग करने लगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जब यूट्यूबर्स पर इस तरह के आतंकी या कहें कि उन्हें मारने की कोशिश की हो। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो इस्लाम के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।